बायोलॉजी का चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके पहले वीडियो में हमने परागकण के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि जो परागकण होते हैं वह दो भित्तियों से मिलकर बने होते हैं। जो बाहरी भित्ति होती है जिसको हम वाह्यचोल कहते हैं, वो इंग्लिश में कहें तो एग्जाइन कहते हैं, वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है जिसको स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। इस परत के ऊपर न ताप का, न किसी अम्ल का, न किसी प्रबल क्षार का ही प्रभाव पड़ता है और कोई एंजाइम भी इस परत को तोड़ नहीं सकती। तो इसी कारण इसके जीवाश्म पाए जाते हैं। और यह परत जहाँ पे अनुपस्थित होती है, फिगर में देखिएगा, जहाँ पे अनुपस्थित होती है वहाँ पे जनन छिद्र पाए जाते हैं जिसको जर्मपोर कहते हैं और यहीं से पराग नलिका का निर्माण होता है। जो कि जब जो अंदर की त्वचा होती है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। यह पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये अंदर जो कोशिका होती है उसको पूरी तरीके से घेरे होती है। और एक चीज़ आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अंतःचोल ही, इंटाइन ही पराग नलिका का निर्माण करती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। आज जो हम देखेंगे कि उनमें दो कोशिकाएं विकसित होती हैं। परागकण, एक विकसित और मैच्योर परागकण का जब हम चित्र देखते हैं तो देखते क्या है, उसके अंदर दो कोशिकाएं हैं। एक बड़ी कोशिका जिसको हम कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल कहते हैं, और उसके अंदर एक छोटी सी कोशिका रहती है जिसको हम जनन कोशिका और जनरेटिव सेल कहेंगे। अब ये कैसे रहती हैं, कैसे दिखते हैं, इसको हम फिगर में देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कायिक कोशिका की, वेजिटेटिव सेल की, तो ये पूरे परागकण में फैली हुई होती है। फिगर में देखिएगा, ये जो बड़ी वाली कोशिका है जिसको हम कायिक कोशिका कह रहे हैं, इसका केंद्र क्या होता है, अनियमित होगा। पॉइंट देखिएगा कि कायिक कोशिका में खाद्य पदार्थ का भंडारण होता है और साथ में इसका जो केंद्र न्यूक्लियस होता है वो अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। फिगर में जो आप देख रहे हैं बड़ी वाली कोशिका, वह कायिक कोशिका है। और कायिक कोशिका क्या करती है, भोजन संचित करती है, स्टोर करती है। इसलिए स्टोर करती है क्योंकि वह भोजन किसको देगी, जनन कोशिका की, क्योंकि ये जनन कोशिका ही आगे चल के नर युग्मक मेल गैमेट का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वो भोजन स्टोर क्यों करते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम कल्पना करते हैं कि एक पानी ले लेते हैं थाली में और उसमें एक नाव रख देते हैं कागज़ की, तैरेगी, तो वो जो पानी है थाली में वो क्या हो गई, कायिक कोशिका। एज्यूम कर लीजिएगा कायिक कोशिका है, और जो नाव उसमें तैर रही है वो क्या है, जनन कोशिका, जनरेटिव सेल। तो इसी तरीके से परागकण के उस कायिक कोशिका में ये जनन कोशिका, जनरेटिव सेल्स क्या है, तैरती रहती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। जनन कोशिका छोटी व तर्क के आकार की होती है। आप फिगर में भी देख रहे हैं, जो जनन कोशिका क्या है, वह छोटी है, स्पाइंडल तर्क के आकार की है। तर्क शब्द का मतलब हुआ कि जिसके दोनों किनारे पतले हों और बीच में फूला हुआ हो तो वो तर्क आकार कहलाता है। अब हम अगले बिंदु पे आते हैं। यह जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती है। यह पॉइंट पहले ही क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 60% आवृत्तबीजी में परागण के समय परागकण में दो कोशिकाएँ रहती हैं। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं, इसको समझते हैं कि आवृत्तबीजी किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म। आवृत्तबीजी वो होते हैं कि जिसके बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। जैसे अगर आप मटर को देखें, चना को देखें, तो उसमें देखेंगे कि जो दाल होती है, दालों के ऊपर एक आवरण होता है। ये दाल वास्तव में क्या होता है, बीज पत्र होता है, कॉटिलीडॉन होता है। तो जब दो बीज पत्र पाए जाते हैं तो उसको द्विबीजपत्री, और यदि एक बीज पत्र पाया, जैसे गेहूँ, धान, इन सब में एक बीज पत्र पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री पौधा कहेंगे। तो जो आवृत्तबीजी होते हैं, इसके बीजों के ऊपर आवरण पाए जाते हैं। और परागण, अगला शब्द है परागण। परागण क्या होता है, परागण होता है कि फिगर में देखिएगा कि जब पुंकेसर विकसित हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो फटते हैं तो परागकण बाहर निकलते हैं और बाहर जाते कहाँ पे हैं, वर्तिकाग्र पे जाते हैं। तो परागकण का परिभाषा समझिएगा, परागकण का परागकोश से निकलना और वर्तिकाग्र पे पहुंच जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि खुद के फूल का परागकण आ जाए, या उसी ही पौधे के दूसरे फूल से परागकण आ जाए। ये भी हो सकता है कि दूसरे पौधे से भी परागकण आ सकते हैं। इसको हम डिटेल में आगे चल के देखेंगे।
अब कहा जा रहा है कि जो 60% आवृतबीजी पौधे हैं उनमें 2 कोष की अवस्था होती है परागण के समय। जब पराग कोष फटा, परागकण बाहर निकले तो उस समय 2 कोशिका रहेगी, एक तो रहेगी कायिक कोशिका और जो दूसरी रहेगी वह जनन कोशिका रहेगी। अब और अगले पॉइंट को देखते हैं। जबकि 40% आवृतबीजी में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 नर युग्मक मेल गैमीट का निर्माण करते हैं। अब परागकण में 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। फिगर में देखिएगा, हम थोड़ा पीछे चलते हैं। होता क्या है कि जो पराग मात्र कोशिका होते हैं जिनसे लघु बीजाणुधानी बनते हैं, लघु बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिगर देखिएगा कि इस तरीके से अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अब 4 लघु बीजाणु जो बने, यही पराग एक लघु बीजाणु परागकण में डेवलप होंगे, विकसित होंगे। अब होगा क्या कि जो लघु बीजाणु का केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन करता है। क्यों? क्योंकि जो परागकण अर्धसूत्री से बना है तो वह पहले से अगुणित है, हैप्लॉइड है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है, तो अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन संभव ही नहीं है। तो जो लघु बीजाणु हैं वह भी क्या है, अगुणित हैं। उनसे परागकण के जो 2 केंद्रक बने, एक कायिक केंद्रक और जो है जनन केंद्रक, ये जो कायिक केंद्रक है, जो जनन केंद्रक, ये भी दोनों क्या है, अगुणित हैं। अब हुआ क्या कि जो ये हमारी जनन कोशिका है इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोसिस हुआ, तो वह जनन कोशिका 2 नर युग्मक मेल गैमीट का निर्माण करती है। फिगर में देखिएगा 2 नर युग्मक बन गए। अब ये 2 नर युग्मक तैयार हो चुके हैं ये निषेचन करने के लिए। तो 60% आवृतबीजी में क्या होता है कि 2 ही कोशिका जाते हैं, यानी कायिक कोशिका, जनन कोशिका, जबकि 40% में क्या होती है, 3 कोशिकाएं हो जाती हैं, 3 न्यूक्लियस आ जाते हैं, एक तो कायिक कोशिका का और दूसरा 2 मेल गैमीट। अब अगले पॉइंट में, कुछ प्रजातियों के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ परागकण, जैसे आप जो सर्दियों में या बाहर जाएं जिस समय परागण होता है उस समय अस्थमा या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका कारण क्या है कि हवा में परागकण उड़ते रहते हैं। एक यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास कहते हैं। ये फिगर है, ये पार्थेनियम जब विदेश से बाहर से गेहूं आयात किया गया तो उसके साथ इसके बीज आ गए जो कि पूरे मैदानी क्षेत्रों में अब फैल चुके हैं। इनके जो परागकण होते हैं और वह क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिससे सांस लेने में या गला में बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है। यहाँ पे समझ चुके हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं। परागकण पोषक तत्वों से भरे रहते हैं, इसलिए इनसे गोलियाँ और सिरप बनाए जाते हैं। वर्तमान में इसका भी व्यापारीकरण हो गया है। हुआ क्या कि जब उसका रिसर्च किया गया, देखा कि इसमें कई ऐसे पौष्टिक पदार्थ हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, एथलीट के लिए, जो कि रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, और ऐसे घोड़े, ऐसे जानवर जो दौड़ में भाग लेते हैं, दौड़ने वाले घोड़े, इन सब में को अगर परागकण का टैबलेट या सिरप बना के दिया जाता है तो उनकी कार्य क्षमता, उनके जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बेहतर इजाफा होता है। तो इसलिए इसकी गोलियां और सिरप बनाए जा रहे हैं। खिलाड़ी व दौड़ने वाले घोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः परागकण के जीवन क्षमता कम होती है। अब यहाँ हम बात आती है जीवन क्षमता की। तो हमने समझा क्या था कि परागकोश फटा और परागकण निकला। जब परागकण निकला तो उसमें जीवन है, अभी वो निषेचन कर सकता है, लेकिन यह अवधि बहुत कम होती है, केवल 30 मिनट। 30 मिनट तक अगर वह स्त्री केसर तक नहीं पहुंचा, पराग नलिका नहीं बनाया और निषेचन नहीं किया तो वह परागकण फिर जनन करने में सक्षम नहीं होता, वो मर जाएगा। तो ज़्यादातर पौधों में जो उनका जीवन काल होता है वह सिर्फ 30 मिनट होता है। अगर उस 30 मिनट में उन्होंने निषेचन नहीं किया तो वह परागकण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसी अवधि में परागण का निषेचन करना होता है। बहुत छोटे समय में ही उनको निषेचन करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं फैमिलीज़ का कि उनके जो परागकण हैं वह कई महीनों तक रहते हैं, जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी के परागकणों के जीवन क्षमता कई महीनों तक होती है। ये जो 3 फैमिली हैं, रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी,
इनके पौधों में जो परागकण होते हैं वह कई महीनों तक जीवित रहते हैं। वो हवा में उड़ रहे हैं, इनको जब भी महीने के बीच में कभी भी स्त्री केसर मिला वो निषेचन कर सकते हैं। अब इनमें आता क्या है, रोजेसी फैमिली, इसमें गुलाब के फूल आते हैं। लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में जो दालें आती हैं, रहर, उड़द, ये सब आते हैं लेग्यूमिनेसी में। और सोलेनेसी, सोलेनेसी में हमारा आलू आ गया, टमाटर आ गया, बैगन आ गया, मिर्च आ गया, यह सभी क्या है, सोलेनेसी फैमिली के पौधे हैं। तो इनके जो परागकण होते हैं वो महीने तक सर्वाइव करते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु, इस पे यूपी बोर्ड में टिप्पणी भी आ चुका है और यह नीट में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है, वो है पराग बैंक, पॉलन बैंक। ये पराग बैंक क्या होता है? आप ब्लड बैंक जानते हैं कि जहाँ पे ब्लड को स्टोर किया जाता है। बीज, सीड बैंक आप जानते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे किस्म के बीजों को, पुराने बीजों को स्टोर करके रखा जाता है। उसी तरीके से पराग बैंक होते हैं। होता क्या है कि वैज्ञानिक कई प्रजातियों के परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, भंडारण करते हैं। अभी लिक्विड नाइट्रोजन की खासियत क्या होती है, यह इसका जो टेम्परेचर होता है -196 डिग्री, 196 डिग्री सेल्सियस होता है, और वह माइनस में होता है। वो इतना ठंडा होता है कि कई वर्षों तक उस परागकण को सुरक्षित रखता है, और जब इसे बाहर निकाला जाता है तो भी वह निषेचन करने में सक्षम होता है। अब क्यों इसका भंडारण करते हैं? क्योंकि यही आगे चलकर फसल प्रजनन कार्यक्रम में भाग ले सके। अब ये फसल प्रजनन कार्यक्रम क्या होते हैं? जब संकर कराते हैं, संकरण के द्वारा जब नई नए विकसित गुण वाली फसल को उत्पादन करना होता है तो क्या किया जाता है कि अच्छी प्रजातियों के परागकण को संचित किया जाता है, रखा जाता है, जिससे कि आगे चल के निषेचन कराया जाए और नए बेहतर गुण वाले क्या कर सकें, फसल प्राप्त हो सकें। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।